Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. From today, we are starting Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस कैसे आया, क्या ज़रूरत पड़ी उसकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लाने की, क्या इससे पहले के भी कोई एक्ट्स थे और थे तो उन्हें रिपील क्यों किया गया था, वो पूरा ओवरव्यू, पूरा बैकग्राउंड समझेंगे। इसमें प्रीएम्बल समझेंगे जुवेनाइल जस्टिस का और इसी लेक्चर में हम सेक्शन 2 जो डेफिनेशन पार्ट है जुवेनाइल जस्टिस का, जो हमें सबसे बड़ा लगता है, एंड एपीओ, जेएलओ, आरजेएस, जुडिशरी, कोई से भी जुडिशरी आप स्टेट को उठा लो, यहाँ से अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसमें है सिलेबस में आपके, तो सेक्शन 2 जो डेफिनेशन पार्ट है विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो आप छोड़ के तो कभी नहीं जा सकते हो। और डेफिनेशन पार्ट में से डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, घुमा फिरा के पूछ लेगा आपसे कौन से सेक्शन में है ये डेफिनेशन, या फिर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। यस, तो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो 5 एम है जिस पर फुल्ली फोकस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आपका करता है। क्या है आपके वो 5 एम? पहला है आपका कंसोलिडेट करना, मतलब कंसोलिडेट करके इसको बनाया गया है जेजे एक्ट 2015 को, अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। दूसरा, प्रोटेक्ट करता है ये चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, सीसीएल वाले बच्चे, एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, CNCP या फिर CCP मैं बोल सकती हूँ बाद में भी, तो CCP वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड एम है इसका इंश्योर करना केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन करना। उसके बाद आपका फोर्थ एम फोकस करता है अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन द एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स। फिफ्थ है आपका बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। ठीक है, चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में देखते हुए चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट उसमें काम करना। उसके बाद 2 चीजें हैं जिस पर आपका पूरा जो है जेजे एक्ट बेस्ड है। पहला तो है आपका इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं आपके UNCRC 1989 यानी कि UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। ठीक है, जो इंडिया ने रेटिफाई किया था आपका 1992 में, ये स्टेब्लिश किया गया था दैट एवरी पर्सन बिलो 18 ईयर इज अ चाइल्ड। ठीक है, ये बताता है कि 18 साल से उम्र किसकी कम है तो वो बच्चा कहलाएगा, चाइल्ड के डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद बीजिंग रूल्स पर और UN रूल्स पर बेस्ड है। ये तो आपके ठहरे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसके क्या क्या प्रोविजंस आपके जेजे एक्ट पर अप्लाई होते हैं, वो है, पहला है आपका इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हम सब ने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। ठीक है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस आएंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस चीज़ को और क्लियरली। दो अभी रेलेवेंसी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बात कहाँ दी गई है, आर्टिकल 15 में क्लॉज 3 में दी गई है। तो क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की स्पेशल प्रोविजन जो है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बनाए जा सकते हैं। उसके बाद DPSP के आपके 4 प्रोविजन जो हैं वो इस एक्ट से रिलेट करते हैं। पहला है 39E जो कि बात करता है कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन, बच्चों का अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है नहीं होगा महिलाओं और चिल्ड्रन का। और 39F बात करता है कि इंश्योर हेल्दी डेवलपमेंट एंड डिग्निटी होगी, मतलब हेल्दी डेवलपमेंट होएगा, डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा। 45 बात करता है आर्टिकल 45 की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। ठीक है, आपको 6 से 14 साल के बच्चे को जो है कंपलसरी एजुकेशन वगैरह दी जाएगी। एंड आर्टिकल 47 बात करता है आपका इम्प्रूव करा जाएगा, आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, तभी तो मिड डे मील वगैरह इस चीज़ से आया है।
ठीक है, मिड डे मील का कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 47 से ही आया है। ओके, तो ये सारे प्रोविजन जो हैं आपके जे एक्ट से रिलेट करते हैं। ओके, मूविंग अहेड, ये समझते हैं कि जे एक्ट से पहले भी, ये जो 2015 का एक्ट है, क्या उससे पहले भी बहुत सारे एक्ट थे? तो हाँ थे। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है प्रेम्बल में? कंसोलिडेट शब्द लिखा है। कंसोलिडेट का मतलब ये क्या होता है कि पहले के जो लॉज थे उनको मतलब हटाकर अभी नया बनाया गया है, लेकिन उनके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो लिए गए हैं और कंसोलिडेट किया गया है इसके अंदर। तो क्या थे वो? पहला था आपका चिल्ड्रन एक्ट 1960। 1960 में चिल्ड्रन एक्ट जो था वो पहला सेंट्रल लॉ एक्ट था जो कि फोकस करता था रिहैबिलिटेशन पर, यानी कि पुनर्निर्वास जो होता है वो कैसे किया जाएगा उस पर फोकस करता था। ठीक है, इस्टेब्लिश किया जा उसके अंदर इस्टेब्लिश किया जाता था, चिल्ड्रंस होम को इस्टेब्लिश करता था। लेकिन लेकिन फ्लॉज क्या थे? फ्लॉज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों वो उसे रिपील कर दिया गया था। तो पहला कि वो यूटीज पर अप्लाई होता था, तो कोई यूनिफॉर्म जो है नेशनल सिस्टम नहीं था, और इक्वल एज भी नहीं थी। एज लिमिट जो होती है वो भी इक्वल नहीं थी। बॉय जो कि 16 साल से कम का, गर्ल जो कि 18 साल से कम की, उनको डील किया जाता था उसमें। और यहाँ पर जो रिहैबिलिटेशन की बात हम कर रहे हैं उसका थोड़ा वीक बेसिस था, जो लॉ था वो वीक था, एंड कोई यूनिफॉर्म बोर्ड या कमेटी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जैसे है हमारे नए एक्ट में 2015 वाले में, वैसे वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। 1960 में चिल्ड्रन एक्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है पहली बार जो आया, फर्स्ट जो यूनिफॉर्म जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया वो 1986 के अंदर आया। तो इसमें भी क्या कमियां थी? ठीक है, ये नेशनल फ्रेमवर्क था, ठीक था, बढ़िया था, लेकिन इसमें भी कमियां ये थी कि ये जो था वो UNCRC जो हमने बोला, चाइल्ड राइट्स को जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स जो है उसको फॉलो नहीं करता था। ठीक है, जिसे फॉलो करना चाहिए था। दूसरी बात, इसमें वही अनइक्वल एज लिमिट थी जैसा कि पहले वाले में था, तो इसमें सुधरा नहीं था। तीसरी बात ये थी कि जो लैक करता था, इवन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फ्लॉज होंगे, बट ये जो है हाईलाइटेड फ्लॉज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, कि वीक अडॉप्शन, आफ्टर केयर वगैरह जो है इसमें, ठीक है, उसका जो प्रोविजंस हैं वो दिए ही नहीं गए थे। उसके बाद जे एक्ट आपका 2000 आया। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, UNCRC स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। यूनिफॉर्म एज कर दी गई, यानी कि 18 साल से जो बिलो है वो बच्चा कहलाएगा, ये मान लिया गया। जैसे हमने अभी तक चाहा था वैसा होता गया है इसके अंदर। हैवी जो रिहैबिलिटेशन था उसके ओरिएंटेड जो भी अप्रोच थी, यहाँ पर जो भी प्रोविजंस थे वो अच्छे खासे थे। लेकिन 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 फिर भी क्यों हमें जरूरत पड़ी 2015 वाले एक्ट की? ये बताता है हमारा निर्भया केस। ठीक है, निर्भया केस जो 2012 में हुआ, यहाँ पर क्या था कि जो 2000 वाला जो एक्ट था, जे एक्ट, उसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं था। पीटी ऑफ सीरियस या हीनियस ऑफेंसेस के बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं था, जैसे कि अब है अपने नए वाले एक्ट में। वीक अडॉप्शन था, अडॉप्शन जो है, अडॉप्शन यहाँ पर सीरियसली लिया जाता है इस एक्ट के अंदर, और यहाँ पर प्रोविजंस भी अच्छे खासे स्ट्रिक्ट हैं। 2000 वाले एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, और सीरियस डिलेज जो थे, सीवियर डिलेज जो थे इंक्वायरीज वगैरह में करे जाते थे उसमें। लेकिन ये जो है बड़ा स्ट्रिक्ट है हमारा 2015 का एक्ट, यहाँ पर इतना डिले वगैरह वैसा जो है नहीं है। ओके, तो अब डिस्कस कर लेते हैं जे एक्ट जो है 2015 का हमारा, वो कैसा है, क्या है, उसके अंदर क्या नई चीजें हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन और भी क्या नए चेंजेस करे गए हैं। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि पहले जो 2000 वाले एक्ट के अंदर पीटी, सीरियस या हीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आपके 2015 में ये है, अलग अलग प्रोविजंस में दिया गया है। एंड यहाँ पर प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट हम समझेंगे सेक्शन नंबर 15 में, हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अडॉप्शन का सिस्टम है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है यहाँ पे, वो पहले भी थी। ठीक है, यानी कि कारा नहीं थी, कारा या सारा जो स्टेट होती है, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है होती है, वो पहले 2000 वाले में नहीं थी।
अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट था, बट इतना सीरियस वो सब नहीं था। यहाँ पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कमिटीज वगैरह अच्छी खासी हैं, स्ट्रिक्ट हैं, सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करी जाती हैं, फॉस्टर केयर होता है, स्पॉन्सरशिप होता है। सेक्शन 2 में हम डेफिनेशन इन सब की पढ़ेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क केसेस क्या रहे हैं जिन्होंने कुछ चेंजेस लाया है, बहुत बड़ा चेंजेस लाया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में 1986 का ये केस था, जहां पर बोला गया जुवेनाइल्स को अडल्ट के साथ नहीं रखना चाहिए, अडल्ट के जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। मैंडेटेड सेपरेट जुवेनाइल एंड जुवेनाइल होम्स एंड स्पीडी इंक्वायरीज पर ये काम करता है, मतलब बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर उसके बाद 2005 का आपका प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस है, जहां एज ऑफ जुवेनाइलिटी को डिस्कस किया गया, स्ट्रिक्टली डिटरमाइन किया गया ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। आपकी जो डेट है, मतलब जुवेनाइलिटी की, आप जुवेनाइल हो या नहीं, उसको स्ट्रिक्टली डिटरमाइन करता है, ये केस में बताया गया। ठीक है, डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। जुवेनाइल मतलब जे एक्ट के अंदर वो फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बच्चा, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि कमीशन जब ऑफेंस का किया गया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस केस 2009 का हरिराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें बताया गया ये जो जे एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। ओके, 2020 का शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली का केस, जहां पर पीटी सीरियस एंड हीनियस ऑफेंसेस का जो है क्लासिफिकेशन करा गया अकॉर्डिंग टू द जे एक्ट 2015। तो अभी तक के मेरे 10 मिनट के डिस्कशन से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये CCL वाले बच्चे और CNCP यानी कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये दोनों ही बच्चों के लिए जे एक्ट 2015 है। इनैक्टमेंट डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनैक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट। इनैक्टमेंट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2015 इनैक्ट किया गया, 31 दिसंबर 2015 को। और आपकी एनफोर्समेंट डेट है 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया। एक्ट नंबर 2 है आपका 2016 का, और 112 आपके सेक्शंस हैं और 10 चैप्टर्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 का टाइटल है, और इसमें 2 ही सेक्शंस हैं, और 2 ही सेक्शन बड़े बड़े भारी भारी सेक्शंस हैं। मतलब सेक्शन 2 ही भारी है। सेक्शन 1 तो क्या बोलता है आपको, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन की बात करता है। तो पहली बात क्या नाम होने वाला है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 इसका नाम है, और होल ऑफ इंडिया पे ये लागू होता है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया ना यूनिफॉर्मिटी, तो होल ऑफ इंडिया पे ये लागू होता है। और कब ये लागू हुआ, मतलब कब ये फोर्स में आया? तो ये फोर्स में आया 15 जनवरी 2016 को, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेक्शन 1 का ही क्लॉज 4 जो है वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज है, यानी कि नॉट विथस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। तो ये बोलता है कि ये जो एक्ट है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, मतलब और अदर एक्ट अगर फोर्स में नहीं है जो इस एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो ये अप्लाई होगा all the matters concerning children in need of care and protection and child in conflict with law। मैंने CCL CNCP वाले बच्चे जो बताए उन पर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग उनका एप्रीहेंशन, यानी कि उनको एप्रीहेंड करना, डिटेन करना, प्रोसिक्यूट करना, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट एंड रिहैबिलिटेशन करना, सोशल इंटीग्रेशन करवाना उन्हें, है ना, जो भी CCL वाले बच्चे हैं। दूसरा, CCP वाले बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? तो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, डिसीजन या फिर ऑर्डर्स रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन होंगे, अडॉप्शन, री इंटीग्रेशन होगा, और रीस्टोरेशन उस चाइल्ड का जो है इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन करवाया जाएगा। ओके, मूविंग अहेड, सेक्शन 2 बात करता है आपका डेफिनेशंस। ठीक है, अभी तक जो भी कान बंद करके बैठे हुए थे ना आप लोग, अब आप कान खुले कर लीजिए, अब अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो सब क्लॉज 1, ठीक है, मैं 1 2 3 4 ऐसे करके ही बात करूंगी, तो कंफ्यूज ना होइएगा। सेक्शन 2 का ही सब क्लॉज 1 मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट आपका बात करता है अबेंडेंट चाइल्ड। ठीक है, A फॉर अबेंडेंट चाइल्ड। अबेंडेंट चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जिसको पेरेंट्स जो हैं छोड़ देते हैं। पेरेंट्स कौन से? बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स या गार्जियंस भी
हो सकते हैं। और इस बच्चे को कमेटी के द्वारा इंक्वायरी करने के बाद अबेंडेंड चाइल्ड घोषित कर दिया है, यानी कि पेरेंट्स ने छोड़ दिया, ऐसा बच्चा घोषित कर दिया है। सेकेंड आपका स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडॉप्शन। अडॉप्शन किसी का भी हो सकता है, अडॉप्शन मतलब किसी का भी, मतलब बच्चों का। बच्चों में ना धर्म देखना है, ना जात देखनी है, ना देश देखना है, ना कुछ और देखना है, तो किसी भी बच्चे का अडॉप्शन किया जा सकता है। अडॉप्शन का मतलब होता क्या है कि जो चाइल्ड है, जो इसे अडॉप्ट कर लिया गया है, उसे परमानेंटली उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया जाता है। यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके अगर बाद में मिल भी गए कहीं पर, तो फिर उनके जो अधिकार हैं वो उस बच्चे पर नहीं रहते हैं। अब वो अधिकार किसके पास चले गए हैं? अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास चले गए हैं। उसके बाद 3 है अडॉप्शन रेगुलेशंस। ठीक है, अडॉप्शन रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। 4th आपका ओमिटेड है। फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3-4 तारे लगा लो इस पे और समझो आफ्टर केयर क्या होता है। आफ्टर केयर से बड़े क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर केयर ये होता है कि जो बच्चा जुड़ा हुआ था, अभी तक इंस्टीट्यूशनल केयर के अंदर था, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, यानी कि उसने मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए उस इंस्टीट्यूशनल केयर को जो है छोड़ दिया है। और जिस बच्चे की एज 18 से 21 साल के बीच में है, ठीक है, 21 से ना बड़ा है, 18 से ना छोटा है, तो 18 से 21 साल के बीच में जिस बच्चे की एज है, जिसने मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए उस इंस्टीट्यूशनल केयर को जो है छोड़ा है, तो वो बच्चा जो होगा उसको आफ्टर केयर जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये आफ्टर केयर जो है वो किस मैनर में प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि सपोर्ट किया जाता है उसे फाइनेंशियल सपोर्ट उसे दिया जाता है ताकि वो भटके नहीं, ठीक है, और अच्छे रास्तों पर चले। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ है ऑथोराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी। कौन होंगी? यानी कि कारा और सारा होंगी, वो सब है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से भी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 7th है अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन होगी? अथॉरिटी आपकी कारा होगी। कारा यानी कि CARA, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो होगी आपकी। सेक्शन नंबर 68 में हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद आता है 8th है, स्टार लगा लीजिए, 3 तारे इस पे भी लगा लो, बेगिंग है। बेगिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए बेगिंग कहाँ दिया गया है, कहाँ डिफाइन है JJ एक्ट के अंदर। तो बेगिंग क्या होता है? बेगिंग होता है कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, पब्लिक प्लेस में बच्चों से पैसे मंगवाए जाते हैं, ठीक है, यही तो बेगिंग है। प्राइवेट प्रेमाइसेस में जा रहा है, हाउस या शॉप्स वगैरह पे जा रहा है वो बच्चा पैसे मांगने, तो कोई और उससे ये सब काम करवा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल वगैरह का एग्जाम्पल ले लो, ऐसा होता है, ठीक है, बेगिंग करवाते हैं बच्चों से। दूसरी बात ये कि जो है उनको बेगिंग करवाने के पर्पज से क्या किया जाता है? इंजोर किया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है, हाथ पैर काट दिए जाते हैं, डिसेबिलिटी या डिजीज वगैरह, डिफॉर्मिटी वगैरह कर दी जाती है, ताकि उससे क्या हो, थोड़ी बहुत लोग दया खाएं और उस बच्चे को भीख में पैसे दे के चले जाए। तो बेसिकली यही सब है बेगिंग, जो कि आपको याद रखना है। बेगिंग कहाँ दिया गया है? तो 2 के क्लॉज नंबर 8 में दिया गया है, तो 8 में दिया गया है। उसके बाद 9 है आपका बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड के इंटरेस्ट में होना चाहिए, जो भी हो चाइल्ड के इंटरेस्ट में होना चाहिए। दैट इज कोई भी डिसीजन लिया जाए तो इंश्योर किया जाए कि बेसिक राइट्स या नीड्स जो हैं, आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, इससे बच्चे का हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वैसा फैसला नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 10 आपका बताता है बोर्ड कौन सा है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, अपन सेक्शन 4 में इसको कवर करेंगे। उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलते हैं 12 पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 5 स्टार मार्क कर लो। चाइल्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड वो व्यक्ति होता है जिसने कंप्लीट नहीं करी है अपनी 18 उम्र की आयु जो है 18 उम्र जो है, अभी तक 18 बरस का वो हुआ नहीं है, तो वो क्या है? बच्चा है या बालक है, कुछ भी बोलो। ओके, उसके बाद 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बताता है, ठीक है। अब 13 को याद रखने का तरीका मैं बता दूं। 12 याद रखो आप, 12 है आपका चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद 13 है आपका चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL वाला बच्चा। उसके बाद 14 है आपका 14 है आपका चाइल्ड इन
नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, आपसे इतना ही पूछा जाता है, इतना ही आपको याद रखना है प्री के पर्पज से, और मेंस के पर्पज से आपको 2 क्लॉज 14 तो अच्छे से याद रखना होगा। ओके, 13 पढ़ रहे हैं। 13 पढ़ते हैं कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि अब मैं सीसीएल बोलूंगी। तो 13 आपका सिंपली बताता है सीसीएल कौन होता है। सीसीएल वाला बच्चा वो बच्चा है जो कि 18 साल से कम है, यानी कि कम कब था, जब उसने ऑफेंस कमिट किया था, यानी कि ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वो 18 साल से कम का था। अच्छे से याद रख लो, ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वो 18 साल से कम का था, यानी कि उसने 18 बरस अपने पूरे नहीं करे थे। उसके बाद 14 बताता है आपका सीएनसीपी, यानी कि सीसीपी वाला बच्चा। ये मेंस के लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप मार्क कर लीजिए। इसमें क्या है, पहला है कि आप जो है बच्चा जो है वो बिना किसी घर के पाया गया, यानी कि उसका कोई घर नहीं है और इधर उधर कहीं भी पड़ा हुआ मिला। दूसरी बात कि उससे लेबर लॉ के कॉन्ट्रवेंशन में काम करवाया जा रहा है, यानी कि बेगिंग करवाई जा रही है या फिर ऐसे बेकारी करवाई जा रही है, उससे काम मजदूरी वगैरह करवाई जा रही है। तीसरा, जो कि रिसाइड करता है एक गार्जियन के साथ, या फिर उसका गार्जियन नहीं भी है तो वो व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, उस बच्चे को इंजर्ड कर रहा है या फिर एक्सप्लॉइट कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहा है उस बच्चे को। दूसरी बात, उस बच्चे को मारने की धमकियां देता है, इंजर करता है, अब्यूज करता है, ठीक है, ऐसा थ्रेट देता है उसको कि वो मार ही देगा। तीसरी बात कि उसको, उस बच्चे को इतना डर है कि वो मर जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा, उस गार्जियन के द्वारा, क्योंकि उस गार्जियन ने या जो भी वो व्यक्ति है उसने किसी और को भी मारा है उसके सामने, उस बच्चे के सामने, तो उसको बहुत डर है इस बात का। फोर्थ, ऐसा बच्चा जो कि मेंटली या फिर फिजिकली जो है वो चैलेंज्ड है और उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अनफिट है, यानी कि उतना उनके पास ये तो पैसा वैसा नहीं है या ध्यान व्यान वो रख नहीं सकते, उतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, ये सब इन अनफिट जो है ये कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड या कमेटी करती है। उसके बाद फिफ्थ, इससे कंफ्यूज मत होना, फिफ्थ बात करता है कि पेरेंट्स ही अनफिट हैं। फोर्थ में हमने क्या बात करी कि बच्चा जो है वो अनफिट है, यानी कि बच्चा जो है इल है, मेंटली इल है, पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स खुद ही अनफिट हैं, यानी कि पेरेंट्स खुद ही इल हो सकते हैं फिजिकली, मेंटली वगैरह, तो इनकैपेसिट हैं बेसिकली, ये कमेटी डिसाइड करती है। उसके बाद सिक्स्थ है कि जिस बच्चे का कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है, अबेंडेंट है या फिर सरेंडर्ड चाइल्ड है। सेवेंथ है कि जो बच्चा मिसिंग है या फिर रन अवे चाइल्ड है, घर से भागा हुआ बच्चा है। एट्थ है जिस बच्चे को आभास है या फिर उसे डर लगता है कि उसे कोई अब्यूज करेगा, टॉर्चर करेगा फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज या फिर इलीगल एक्ट उससे करवाएगा। नाइन्थ है कि वनरेबल कंडीशन में वो बच्चा जो है वो पाया गया, जैसे कि ड्रग अब्यूज हो रहा था उसके साथ या फिर ट्रैफिकिंग। 10th है कि उस बच्चे को आभास है कि उसके साथ गलत होगा फॉर द अनकॉन्शियनेबल गेन्स। 11th है कोई बच्चा विक्टिम है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का या फिर सिविल अनरेस्ट का या फिर नेचुरल कैलेमिटी में। और फिर 11th वो बच्चा भी हो सकता है जिसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है, जो कि अभी 18 साल का हुआ भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों के लिए ही है, लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके बाद 15 3 स्टार मार्क कर लीजिए, चाइल्ड फ्रेंडली कहाँ दिया गया है पूछ लिया जाता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब होता है ऐसा कोई भी बिहेवियर, कंडक्ट या प्रैक्टिस या प्रोसेस या एटीट्यूड, इन्वायरमेंट या ट्रीटमेंट जो कि ह्यूमन हो, ठीक है, ह्यूमन हो, कंसिडरेट हो एंड बेस्ट इंटरेस्ट में हो चाइल्ड के, ठीक है, मानवीय हो, विचारशील हो, बालक के सर्वोत्तम हित में हो। उसके बाद 16 को अपन सेक्शन 38 में पढ़ेंगे। 17 देखते हैं। 17 बात करता है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होता है। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वो ऑफिसर होता है जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ होता है, जिसे कमेटी या बोर्ड की डायरेक्शन जो है फॉलो करनी होती है। 18th आपका चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है, जो कि हम 107 सब सेक्शन 1 में पढ़ेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे ये। 19 है आपका चिल्ड्रंस होम, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, चिल्ड्रंस होम कहाँ दिया गया है ये पूछ लिया जाता है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20 है आपका चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं।
चिल्ड्रन कोर्ट वो कोर्ट होता है जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 या फिर स्पेशल कोर्ट, यानी कि स्पेशल कोर्ट किसमें बनाया जाता है, पॉक्सो अधिनियम में स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है उसमें। तो बेसिकली चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 या फिर स्पेशल कोर्ट पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो बनाया गया है वो चिल्ड्रंस कोर्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी चिल्ड्रंस कोर्ट डेजिग्नेटेड डिफाइंड नहीं है तो फिर चिल्ड्रंस कोर्ट सेशंस कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन भी चिल्ड्रन कोर्ट हो सकता है, वो भी ट्राई कर सकता है ऑफेंसेस अंडर दी जेजे एक्ट। उसके बाद 21 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं, कहाँ डिफाइन है। 21 में डिफाइन है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में चिल्ड्रन होम हो सकता है, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें, फिट फैसिलिटी, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। 22 कमिटी है, कमिटी सेक्शन 27 में डिफाइन है, हम पढ़ेंगे। 23 कोर्ट बात करता है, कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ऐसा सिविल कोर्ट जिसको जुरिस्डिक्शन है किसमें, ऐसे मामलों में, अडॉप्शन के रिलेटेड मामले या फिर गार्जियनशिप से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएगा आपका, फैमिली कोर्ट या फिर सिटी सिविल कोर्ट भी आ जाएगा। उसके बाद 24 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट टाइटल है इसका। टाइटल मतलब पूछ लिया जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट कहाँ दिया गया है, 24 में दिया गया है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि जानबूझकर किसी बच्चे को टॉर्चर करना, आप डिसिप्लिन करना चाहते हो उस बच्चे को। ठीक है, इसको रिफॉर्म करना चाहते हो, बच्चे को सबक सिखाना चाहते हो, उसलिए आप उसको टॉर्चर कर रहे हो, तो वो उसके लिए कॉर्पोरल पनिशमेंट यहाँ पे डिफाइन है। उसके बाद 25 चाइल्ड लाइन सर्विसेज 24/7 ये चाइल्ड लाइन सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। 26 आपका है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि DCPU। ठीक है, DCPU विच शेल फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये पढ़ेंगे 106 में, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। 26A डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो मतलब है, इसके अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी मतलब शामिल है। ओके, 27 फिट फैसिलिटी एंड फिट पर्सन। ठीक है, याद करने का तरीका 27-28 FFFP। फिट फैसिलिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसी फैसिलिटी जो कि रन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, प्रिपेयर किया जाता है टू टेम्परेरी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं, उस बच्चे की टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है फैसिलिटी लेती है उसको रखने की, उसकी देखभाल करने की। ठीक है, ये कौन देता है फैसिलिटी, फिट फैसिलिटी में बच्चे को कौन देता है, बोर्ड या कमेटी उसे सौंपता है। उसके बाद 28 बात करता है फिट पर्सन की। फिट पर्सन ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बच्चों की, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे तब मिलती है आफ्टर दी कमेटी एंड बोर्ड जो है इंक्वायरी के बाद डिसाइड कर लेते हैं, तो उसे यहाँ पर इस फिट पर्सन को ये बच्चे को सौंप देते हैं टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद 29 आपका इंपॉर्टेंट है फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर क्या होता है, फॉस्टर केयर में बच्चे को डाल दिया जाता है, आपने सुना ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां बच्चे को एक फैमिली इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होना चाहिए उसके आसपास फैमिली का, तभी वो डेवलप कर पाएगा। तो ये सब डिसाइड तो पहली बात तो कमेटी करती है और वो फॉस्टर केयर में डाल देते हैं। और फॉस्टर केयर यही फैमिली इन्वायरमेंट ही होता है, अदर देन द बायोलॉजिकल फैमिली। ठीक है, अदर देन द बायोलॉजिकल फैमिली, वो बायोलॉजिकल फैमिली के पास नहीं डाल रहे हैं। मान लो बायोलॉजिकल फैमिली ही उसे परेशान कर रही है, बच्चे को छोड़ के गई है या जो भी है, तो उस बच्चे को केयर की जरूरत है, तो उसे फॉस्टर केयर में डाल रहे हैं, ये कमेटी डिसाइड करती है। उसके बाद फॉस्टर फैमिली जो है ये ढूंढी जाती है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा टू कीप चिल्ड्रन इन फॉस्टर केयर। ठीक है, अंडर सेक्शन 44 पढ़ेंगे आगे। ठीक है, 31 बात करता है गार्जियन की, बस। ठीक है, इसका टाइटल ही काफी है। उसके बाद 32 ग्रुप फॉस्टर केयर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विदाउट पेरेंटल केयर होता है ये। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है अपना 33 बात करता है हीनियस ऑफेंसेस की। ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है। ठीक है, मिनिमम 7 साल होनी चाहिए। ठीक है, पहले IPC था, अभी BNS है हमारा, तो 7 साल या 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट है तो वो हीनियस ऑफेंसेस में आ जाएंगे। 34 इंटर कंट्री अडॉप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 वेरी 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 5 स्टार मार्क कर लो, जुवेनाइल
कौन होता है, ठीक है। 12 में हमने चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी। 13(5) में हम पढ़ रहे हैं कि जुवेनाइल कौन होता है। तो चाइल्ड, ऐसा चाइल्ड जो कि 18 साल से कम उम्र का है। 36 है आपका नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस डील करता है इसको, एनडीपीएस एक्ट 1985। उसके बाद 37 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपका अडॉप्शन के रिगार्डिंग होता है। नॉट अभी यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न दिस। 38 है आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होगा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और जो कि प्रेजेंटली रिसाइड कर रहा है, मोर देन 1 साल हो गया है उसको, इंडिया से बाहर रिसाइड कर रहा है, ठीक है। 39 नोटिफिकेशन। 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन होम। इसको अच्छे से सुनना। ऑब्जर्वेशन होम ऐसा होम होता है, ऐसा घर होता है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में बाय द स्टेट गवर्नमेंट बनवाया जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक ऑब्जर्वेशन होम हो सकता है या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑब्जर्वेशन होम हो सकता है, जो कि खुद से, यानी कि ऑब्जर्वेशन होम खुद का इटसेल्फ इंडिविजुअलिटी या फिर यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये रन किया जाता है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड होता है सेक्शन 47 के सबसेक्शन 1 में। और ये ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे को कब डाला जाता है, जब इंक्वायरी चल रही है, ठीक है। इंक्वायरी में डिसाइड कर रहे हैं कि पेरेंट्स फिट है या नहीं, बच्चा क्या है क्या नहीं, आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो उस दौरान इस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में 40 के अंदर डाल दिया जाता है। 2 क्लॉज 40। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि 40, 41 एंड 42 तीनों को ऐसे याद रखो, ठीक है। तीनों को कैसे, 40, 41, 42 ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर एंड 42 ऑर्फन। ऑर्फन यानी कि अनाथ। 41 बात करता है ओपन शेल्टर की, इंपॉर्टेंट है। ओपन शेल्टर का मतलब वही है कि ऐसी फैसिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, या तो वॉलेंटरीली या फिर एनजीओ जो इसको है संभालता है, ठीक है। 43 में ये दिया गया है सेक्शन आगे, लेकिन हमें ओपन शेल्टर कहाँ दिया गया है ये पता होना चाहिए। 41 2 क्लॉज 41 में। 2 क्लॉज 42 में क्या दिया है, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब पहली बात तो ऐसा बच्चा हो सकता है जो जिसका बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टिव पेरेंट जो है वो है ही नहीं, ठीक है, अनाथ है। दूसरी बात, जैसे हम अनाथ बोलते हैं बेसिकली, दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जो उसका लीगल गार्जियन है वो उसको लेने को तैयार नहीं है, उस बच्चे को, ठीक है, उसका केयर वगैरह नहीं करना चाहता है वो, तो फिर उस बच्चे को भी अनाथ बोला जाएगा। उसके बाद 43, 44 आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है 45, 2 क्लॉज 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटी ऑफेंसेस, ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका बता देती हूँ। 3 तरीके की ऑफेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। एक है हीनियस ऑफेंसेस। सबसे पहला हीनियस ऑफेंसेस आता है आपका 2 क्लॉज 33 में हीनियस ऑफेंसेस डिफाइंड है। 2 क्लॉज 45 में आपका पेटी ऑफेंसेस डिफाइंड है और 2 क्लॉज 54 के अंदर आपका सीरियस ऑफेंसेस डिफाइंड है, ठीक है। तो आपका हीनियस ऑफेंसेस कौन से हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो कि 7 साल से अबव के हैं, ठीक है। और पेटी ऑफेंसेस वो होते हैं जिनका इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जिनका लिए जो है जेल जो है दंड कितना है, 3 साल का है, 3 साल से कम का है। और 2 क्लॉज 54 जिसमें सीरियस ऑफेंसेस डिफाइन है, उसमें आपका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 से 7 साल के बीच में है, ठीक है। 3 से मिनिमम 3 से मैक्सिमम 7 साल के बीच में है। या फिर दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 54 का बी जो पॉइंट मैं बता रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो अच्छे से, क्योंकि 3 से 7 साल आपको पता होगा कि सीरियस ऑफेंस है, लेकिन आप ये दूसरी चीज भूल जाओगे कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अगर कितनी दे रखी है, 7 साल से ज्यादा की दे रखी है, लेकिन कोई मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, या फिर मिनिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो लेस देन 7 साल प्रोवाइडेड है आपके लॉ या स्टैट्यूट में। आई होप अब आप तीनों चीजों को अच्छे से याद रखेंगे। 33 में हीनियस ऑफेंसेस हैं, 45 में पेटी ऑफेंसेस हैं, 54 में आपके सीरियस ऑफेंसेस हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका 46 पेटी ऑफेंसेस के बाद 46 है प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या होती है? प्लेस ऑफ सेफ्टी कोई पुलिस लॉकअप या जेल नहीं होता है। और पहली बात, प्लेस ऑफ सेफ्टी किसके लिए होती है? तो ये होती है सीसीएल वाले बच्चे के लिए, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे के लिए होती है। जब तक कोई फैसला नहीं आया है बोर्ड या चिल्ड्रंस कोर्ट का, तो इंक्वायरी चली रही है, ऑनगोइंग है, और वो बच्चा जो है आफ्टर फाउंड गिल्टी, ठीक है, गिल्टी फाउंड हो जाता है, तो उसे कुछ पीरियड के लिए, कुछ दौरान के लिए उसे रखा जाता है प्लेस ऑफ सेफ्टी में। तो ये दोनों ही केसेस हैं, इंक्वायरी चल रही है तब तक भी रखा जा सकता है और बाद में भी रखा जाता है। उसके बाद 47 नॉट इम्पॉर्टेंट। 48 आपका प्रोबेशन ऑफिसर है, जो कि आपका लीगल कम
प्रोबेशन ऑफिसर होगा बाय द ये अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। उसके बाद 49 इंपॉर्टेंट नहीं है। 50 आपका पब्लिक प्लेस है। 51 आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है, 41 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेक्शन 41 आगे पढ़ेंगे। 52 आपका रिलेटिव है। रिलेटिव कौन होता है? चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी वगैरह सब रिलेटिव होते हैं हमारे। और 53 आपका स्टेट एजेंसीज हैं। उसके बाद 54 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, सीरियस ऑफेंसेस हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। 55 है आपका स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, आगे डिस्कस करेंगे, नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। 56 है आपका स्पेशल होम। स्पेशल होम क्या होता है ये अच्छे से हम सेक्शन 48 के अंदर कवर करेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रख लो, ये चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए है, ठीक है। तो क्या है, सीसीएल वाले बच्चे के लिए स्पेशल होम होता है जो कि 56 में है डिफाइन, और एक 46 के अंदर है, ठीक है। 56 और 46 में प्लेस ऑफ सेफ्टी सीसीएल वाले बच्चे के लिए, 56 के अंदर स्पेशल होम आपका सीसीएल वाले बच्चे के लिए। 57 में है स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, 65 सेक्शन नंबर में पढ़ेंगे हम। 58 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि स्पॉन्सरशिप बताता है। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप होती है आपका सप्लीमेंट्री सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उस बच्चे को, बच्चे की फैमिली को आप सप्लीमेंट्री सपोर्ट कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो फैमिलीज को टू मीट द मेडिकल, एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ये स्पॉन्सरशिप होता है। 58 में है, आपको ये ध्यान ज्यादा रखना है कि 58 में स्पॉन्सरशिप दिया गया है। उसके बाद 59 में आपका स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है यूटी, अगर यूनियन टेरिटरी की मैं बात करूं तो उसके केस में कौन रहने वाला है? एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा 239 आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, लास्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार मार्क कर लो, सरेंडर्ड चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। सरेंडर्ड चाइल्ड को हम अबेंडेंट चाइल्ड से एक बार देखें कंपेयर करके, तो अबेंडेंट चाइल्ड होता है जो कि छोड़ दिया गया है, बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव पेरेंट जो भी है उन्होंने छोड़ दिया है बच्चे को, वो होता है अबेंडेंट चाइल्ड, जो कि हमने पढ़ा 1 में। अभी 260 में हम क्या पढ़ रहे हैं? सरेंडर्ड चाइल्ड। सरेंडर्ड चाइल्ड ऐसा बच्चा जो कि पेरेंट्स के द्वारा त्याग दिया गया है, ठीक है। अबेंडेंट चाइल्ड कौन था? जो कि छोड़ दिया गया था, ठीक है, कहीं भी छोड़ दिया गया था, मतलब बाहर कहीं पे भी ऐसे मरने को छोड़ दिया था पेरेंट्स ने, वो था अबेंडेंट चाइल्ड। लेकिन 60 में सरेंडर्ड चाइल्ड है, यहाँ पे सरेंडर डीड भी होती है, ठीक है, डीड भी होती है कमिटी के द्वारा, मतलब साइन वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्यों छोड़ा जा रहा है, मतलब क्यों त्याग दिया जा रहा है? त्याग बोलते हैं, सरेंडर को त्याग देना बोलते हैं। तो त्याग क्यों दिया जा रहा है बच्चे का? क्योंकि फिजिकल, इमोशनल या सोशल फैक्टर जो है बियॉन्ड द कंट्रोल जा चुके हैं, ठीक है, अब पेरेंट्स जो है संभाल नहीं सकते हैं, तो वो त्याग रहे हैं बच्चे को। और ऐसे ही त्याग नहीं दिया जाता है, एज डिक्लेयर्ड एज सच बाय दी कमिटी होना चाहिए। और फिर कमिटी जो है ये बता देती है कि ये बच्चा जो है सरेंडर्ड बच्चा है, ठीक है, उसे टैग दे देती है एज अ सरेंडर्ड child. Lastly 61 है, all words and expression used but not defined in this act and defined in other acts shall have the same meaning respectively assigned to them in those acts. ठीक है, not important. Okay, तो यहाँ पर हमारा preliminary chapter 1 जो है पूरा complete हो चुका है। Thank you for watching till the end.